हेलो बच्चों, आपको अपने वाईजीटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। जो विलियन चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसका लेक्चर नंबर 2 है। मैं लिख भी देता हूँ विलियन चैप्टर हमने कल पढ़ाया था, उसका लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। और ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं बनी थी, ठीक है। ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी जिससे आप बोर मत होइए। इतनी ईजी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, एक एक वर्ड आपके समझ में आएगा। हमारा टारगेट है 95। केमिस्ट्री में हमें 95 प्लस लाने हैं, ठीक है। वो टारगेट मैं आपका पूरा कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कल हम जहाँ पर रुके थे उससे आगे पढ़ेंगे। मोल प्रबोझ, कल हमने नॉर्मलता, मोललता, ये सभी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम पढ़ाएंगे मोल प्रबोझ। अब मोल प्रबोझ बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। चलो लिखते हैं। किसी विलयन के घटक में, किसी विलयन के किसी विलयन के घटक में मोलों की संख्या किसी विलयन के घटक में मोलों की संख्या वह है उसके सभी घटकों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रबोझ कहते हैं। किसे कहते हैं मोल प्रबोझ? अब दोबारा से रिपीट कीजिए परिभाषा। मोल प्रबोझ कहते हैं। अब ये लीजिए, किसी विलयन के घटक में मोलों की संख्या यानी जो टोटल मोल है उसकी संख्या तथा वह उसके सभी घटकों की संख्या, जितने भी उसमें घटक उपस्थित है, घटकों की संख्या के अनुपात को ही हम मोल प्रबोझ कहते हैं। इसका सर सूत्र भी बताइए सर। भाई चलो सूत्र भी बताइए। मोल प्रबोझ का जो सूत्र होता है ये लीजिए। मोल प्रबोझ, इसका जो सूत्र है N/N1 + N2। N क्या है? हमारे मोल है, आपको पता है। मोल ज्ञात करने यानी N हमारा जो है N = W/M। ध्यान रखना, जो N है खाली। अब हमें पहले जब इसका क्वेश्चन आएगा ना, इसके क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, तो आपके एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चन मोल प्रबोझ के साथ चुटकियों में निकाल दोगे। मेरा दावा है कि आप ये चुटकियों में इसके क्वेश्चन निकालोगे। मोलरता, नॉर्मल, जब मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा ना, चुटकियों में इसके आंसर आएंगे और आपके जब पक्के हो गए ये क्वेश्चन, यानी सूत्र पक्के हो जाएंगे जब। चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं। हाँ, हेनरी नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। हेनरी नियम किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग भी बताऊंगा और हेनरी नियम किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। अब लिखते हैं, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या है परिभाषा? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसे हेनरी के नियम को हम m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? m अनुक्रमानुपाती, m से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, m अनुक्रमानुपाती p। अब अनुक्रमानुपाती क्या होता है सर? अब बताइए भाई। ले m = k और p हम लिखेंगे, जहाँ k समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। अब ये लीजिए, इसका भी सूत्र आपको पता चल गया। देखिए
जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक है। आप इसकी परिभाषा देखिए, इतनी बड़ी नहीं है थ्योरी, देखिए मैं कितने कतिक से करा रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी मैं भाई अधिकर अतिक से भी याद नहीं करोगे ना तो डूब के मर जाओ, और क्या करो कतिक कितनी कतिक से बना दो, इसकी एक लाइन की बना दो, क्या है एग्जामिनर नंबर भी नहीं देगा आपको, ध्यान रखना। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा ठोस विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं हम? अब ठोस विलयन दो या दो से अधिक लिख देते हैं, दो या दो से अधिक ठोसों के, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। किसे कहते हैं हम? ठोस विलयन कहते हैं। अब देखिए ये कुछ बड़ी है नहीं है ना, हाँ, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे भाई? ठोस विलयन। अब ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं वैसे तो, प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतःकाशी ठोस विलयन। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आप ठोस विलयन की परिभाषा कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आदर्श विलयन। ठोस विलयन अब हमने पढ़ा चुके हैं, अब आते हैं अगला टॉपिक है हमारा आदर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन लिखते हैं, वे विलयन जो सांद्रता वह ताप यानी वे विलयन जो सांद्रता वह ताप की विभिन्न परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करती है उसे हम कहेंगे, उसे आदर्श विलयन कहते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अब तो पता चल गया ना आदर्श विलयन किसे कहते हैं। ये लीजिए, आपको आदर्श विलयन की परिभाषा पता चल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके साथ में हमें एक चीज़ और लिखनी है। ये लीजिए H इजिकल 0, यानी डेल्टा H जो होगा हमारा 0 होगा और डेल्टा V इजिकल 0। ध्यान रखना, क्योंकि जो सांद्रता और ताप यानी सांद्रता और ताप की परिस्थितियों में, ताप की विभिन्न परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करती है, उसे आदर्श विलयन कहता है। अब सर अनादर्श विलयन किसे कहता है भाई? लो, अनादर्श विलयन की सभी इजी करूंगा। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें करेंगे डेल्टा H इज नॉट इक्वल है डेल्टा V के, एक तो ये शर्त होगी हमारी, और डेल्टा V इज नॉट इक्वल है 0 के, एक ये शर्त होगी। बस आपको ये करके आ जाना है। अगर पूछी जाए आदर्श वह अनादर्श किसे कहते हैं, तो मैंने आपको परिभाषा बता दी है बहुत ही ईजी तरीके से, आप ये करके आ जाना, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा मेरे भाइयों, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अनुसंख्या गुणधर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, 2025 में भी आएगा मेरे भाइयों, ध्यान रखना 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिखते हैं क्या है इसकी परिभाषा सर? इतने ईजी तरीके से बताऊंगा कि सीधे एकदम दिमाग में घुस जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके। ठीक है, चलो बता दो सर। अब बताइए, जो विलयन की निश्चित मात्रा, लिखते हैं जो, ये धुंधला आ रहा होगा थोड़ा, सॉरी मैं इसके लिए, जो
1 मिनट रुकिए, धुंधला ख़त्म करते हैं। जो विलयन की एक निश्चित मात्रा, जो विलयन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित, जो विलयन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित कणों कण, या तो कण कह देंगे या हम आयरन भी कह सकते हैं। आयन, कण कह दो या आयन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। की संख्या पर निर्भर करता, उसकी संख्या पर तो निर्भर करता है, किंतु जो हमारा विलेय है, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ये लीजिए, अब देखिए ये जो धुंधला आ रहा है मैं उसके लिए बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा कितने ईजी तरीके से आपके दिमाग में, जो विलयन की एक निश्चित मात्रा, यानी जो उसकी निश्चित मात्रा है में उपस्थित, उसकी निश्चित मात्रा के अंदर कुछ तो हो गए ना, कण हो गए, ठीक है। कण की संख्या पर निर्भर करता है, परंतु किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर नहीं। आप ऐसे कर सकते हैं, विलयन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, परंतु या किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। इजी तरीके से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका जो एक उदाहरण है वो प्रासन दाब एक अनुसंख्या गुणधर्म है, ऐसे कह सकते हैं हम। चलो अब आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, राउल्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई पूछा ही जाता है, जितना कहा जाए उतनी बार ही पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। राउल्ट का नियम लिखते हैं। इस नियम के अनुसार अब हमने ये तो लिख दिया सर। अब देखिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभोज के बराबर होता है, मोल प्रभोज के बराबर होते हैं, बराबर होता है। क्या परिभाषा है? इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभोज के बराबर होता है। बस ये परिभाषा है और काफ़ी बार पूछी जाती है। इससे ईजी आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, पूरे यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, इससे ईजी नहीं मिलेगी,
ठीक है, आप जल्दी से इसे अपनी कॉपी पे उतार कर जल्दी से पक्की याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आप इसका सूत्र भी बताऊंगा क्या है इसका सूत्र। आप देखिए इसका सूत्र ये होता है पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट इजिकल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एन मान दे लेस देन कैपिटल एन के, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट इजिकल डब्लू, यानी ये जो है स्मॉल डब्लू है, और एम यानी ये जो है हमारा कैपिटल एम है, बटे स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, डब्लू कैपिटल एम बटे स्मॉल एम बटे डब्लू। अब तो आपको दिख ही रहा होगा, ये स्मॉल डब्लू ये कैपिटल एम, ठीक है, ये स्मॉल एम ये कैपिटल डब्लू। अब मैंने आपको बताया था जहाँ एन इजिकल डब्लू बटे एम, ये हमारा क्या है, मोल है, तो ये डब्लू बटे एम हो गया हमारा एक एन। कैपिटल एन के मोल कितने हो गए, ये सर ये कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम ही हो गए, ठीक है। इस तरह से ये मैंने लिखा है शॉर्ट करके। अब आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर जो हमें हेडिंग दिए होगी कि जो भी इसका मान दिया होगा वे रखेगी, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी उठा होगा, सर पी नोट और पी एस ये कब पता चलेंगे, ये जब हम क्वेश्चन निकालेंगे ना, जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इनकी, पी नोट और पी एस किस प्रकार हम पहचानेंगे सर कि पी नोट किसे कहते हैं और पी एस किसे कहते हैं। अभी क्वेश्चन, अगला लेक्चर हमारा क्वेश्चन का ही है, जब क्वेश्चन निकालेंगे ना आपके ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला टॉपिक इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपको पूछ सकते हैं। आप देखेंगे जब मॉडल्स में देखते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार आपको देखने के लिए मिलता है कि ये कितनी बार पूछा गया है, और आपको इसकी परिभाषा ईजी नहीं मिल पाती, तो ईजी परिभाषा हम बताएंगे क्या है। अब लिखते हैं, इसे हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किसी शुद्ध विलायक में अगर आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट करके चलेंगे ना, तो आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप केमिस्ट्री में 95 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। किसी शुद्ध विलायक में किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर अवाष्पशील विलेय को घोलने पर ठीक है, घोलने पर विलयन का वाष्प दाब, घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण जब हमारा कम हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, अब उसके कारण क्या होगा, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, अब देखिए किसी विलायक में क्वथनांक की इस वृद्धि को इस वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी परिभाषा किस प्रकार है। ये देखिए, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलायक में क्वथनांक की इस वृद्धि को हम क्या कहेंगे भाई, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे ना। हाँ, अब इसका सूत्र हमारा डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र देख लीजिए, डेल्टा टी बी इजिकल
1000 गुना के बी गुना स्मॉल डब्लू है ये, ध्यान रखना, और ये कैपिटल डब्लू गुना स्मॉल एम। अब तो पता चल गया ना। अगर हमें यहीं पे एम निकालना हो सर, अब यहीं पे अगर हमें एम निकालना हो, भाई पूछा जाता है कई बार अनुभार बताइए, तो इसमें हम ऐसे करेंगे 1000 गुना के बी गुना स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू गुना डेल्टा टी और बी, ध्यान रखना। अब सर हम के बी को किसे कहते हैं? सर के बी को हम कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। किसे कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब यहाँ तक कि आज मैं ज़्यादा देर की नहीं बनाना चाहता वीडियो, ठीक है, जिससे आप बोर मत होइए। इसलिए मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक वीडियो में हो लेके आऊँगा, जिसमें मैं कंप्लीट करूँगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, हेमांक में अवनामान, और ये सारे टॉपिक खत्म कर दूँगा। प्रासरण दाब, ईजी से ईजी परिभाषाएँ, संप्रासरी विलय, वॉन्ट ऑफ गुणांक, ये सभी तीसरी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और चौथी वीडियो में आपके सारे न्यूमेरिकल हो गए। एक वीडियो में न्यूमेरिकल ख़त्म, 4 वीडियो में आपका पूरा लेक्चर ख़त्म। ठीक है, ठीक है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। ठीक है, अगर आपको पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा लाइक बनता है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, बात कल मिलते हैं।